Hello students, welcome to my class. I hope you all are well at your home. I am Mrs. Reena Dalal, your social science teacher, and we are doing our chapter 3 of civics. Why do we need a parliament? In previous lecture I gave you introduction of this chapter, and today we will start our first topic related to this chapter. Why should people decide? Why should people decide? It is the first topic related to our chapter. हम यहाँ अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया। इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर पहले ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, तो उस टाइम पे यहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट चला। ये क्या था? इसमें यहाँ के जो इंडियंस थे, जो मतलब सिटीजन्स थे अपनी कंट्री के, उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया जिसमें उन्होंने जो ब्रिटिश रूल यहाँ पर था उसके अगेंस्ट में फाइटिंग की। वो ब्रिटिश रूल को यहाँ से ख़त्म करना चाहते थे। इट वाज कॉल्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए चलाया गया था। लेकिन कोई एक दिन में या कुछ ही दिनों में जो इंडिया है उसको फ्रीडम नहीं मिली है। ये एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल चला और उसके बाद इंडिया को जाके जो है फ्रीडम मिली। जब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट चला तो इसमें हर एक सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वेरियस बैकग्राउंड से जो पीपल है वो आए और उन्होंने इंडियन नेशनल जो मूवमेंट चला था इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, मीन्स लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, तो उस टाइम पे उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे उनसे उन्होंने क्या सीखा? फ्रीडम, इक्वालिटी, participation in decision making, participation in decision making। यहाँ पर जब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे लोगों ने फील किया कि हमें फ्रीडम यहाँ अभी बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्रिटिश रूल है उसके दौरान लोगों को कोई फ्रीडम नहीं दी गई है। इसलिए इन्होंने सोचा कि जब इंडिया फ्री होगा, जब भी इंडिया को फ्रीडम मिलेगी, तो उस टाइम पे लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। इन्होंने ऐसा फील किया। फ्रीडम किस सेंस में? मान लो उस टाइम पे जैसे कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश रूल था, जितने भी रूल रेगुलेशंस थे वो सभी ब्रिटिश के थ्रू यहाँ पर बनाए जाते थे। अगर वो ठीक नहीं है, इंडियंस उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो भी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए जो ब्रिटिश उन्होंने बैन कर रखा था। इसलिए फ्रीडम लोगों के पास होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने फील किया। इक्वलिटी, यहाँ ब्रिटिश रूल के दौरान जो ब्रिटिश पर्सन थे उनको सुपीरियर माना जाता था, जबकि जो इंडियंस थे उनको ब्रिटिश से कम मानते थे, ज़्यादा अच्छा उनको नहीं मानते थे, इन्फीरियर मानते थे। इसलिए लोगों ने फील किया कि जब भी इंडिया फ्री होगा तो लोगों के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते थे सभी ब्रिटिश पर्सन अपनी मर्जी से लेते थे। इंडियंस का कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होता था। इस वजह से जो यहाँ पर इंडियन स्ट्रगल में जो भी शामिल रहे पर्सन्स, उन्होंने ये फील किया कि जैसे इंडिया फ्री होगा लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी, ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, और साथ में जो भी डिसीजन मेकिंग होता है उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नेम है। आज भी आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी, ये वही है। ये जो पार्टी है ये 1858 में बनी थी इंडिया के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये किस ईयर में बनी थी? 1858 में। 1858 में जैसी ये पार्टी बनी तो इसने अपनी क्या डिमांड रखी ब्रिटिश के सामने कि जो भी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु मेक लॉज फॉर द कंट्री। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इन्होंने डिमांड रखी कि लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए।
ओके, कैसे मेंबर्स होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। और लगातार इन्होंने अपनी डिमांड जो है ये रखते चले गए, लेकिन जो ब्रिटिश है वो बार बार जो है इस डिमांड को टाल रहे थे, कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे मैंने बताया जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट चला हुआ था, जो नेशनलिस्ट है उन्होंने जो है अपनी डिमांड पर काफ़ी जोर दिया कि जो भी लेजिस्लेचर है इंडियंस का पार्टिसिपेशन उसके अंदर होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इस ईयर में एक एक्ट बनाया। किसने बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कहाँ बनाया, इंडिया के अंदर। और इसमें क्या कहा गया, बार बार इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स की डिमांड हो रही थी उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। और इस एक्ट में क्या कहा गया, सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, इस एक्ट के थ्रू जो बार बार डिमांड हो रही थी उसके लिए सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, कुछ ही तौर पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए। लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी उस टाइम पे अडल्ट्स थे उन सभी को राइट टू वोट नहीं दिया गया। सिर्फ कुछ ही जो मेंबर्स हैं वो अलाउ किए गए कि वो इलेक्ट होकर जो लेजिस्लेचर है उसका हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। किस पार्टी के थ्रू ये डिमांड की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो ये पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किस ईयर में बनी थी इंडिया के अंदर, 1885 के अंदर। अब क्या है, जैसे कि कुछ इसमें इलेक्टेड मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो इंडियंस थे उनके अंदर, उनके माइंड में एक लिटिल डाउट था। और वो डाउट क्या था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, इंडिया जब फ्री होगा, क्या उसके बाद भी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, क्या हमें उस टाइम पे फ्रीडम मिलेगी, क्या उस टाइम पे सभी अडल्ट्स को राइट टू वोट दिया जाएगा उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल से फ्री होती है ऑन 15 अगस्त 1947, इस टाइम पे जो इंडिया है वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो जाता है। तो फ्री होने के बाद जो भी ये फ्रीडम स्ट्रगल चला, इसके अंदर लोगों की जो भी एस्पिरेशंस थी, जो भी उनकी हॉप थी या जो भी उनकी डिजायर थी, जो वो चाहते थे, उन चीज़ों को पूरा किया गया। और इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिली तो उसके बाद से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ लोगों को दिया गया। यूनिवर्सल मीन्स फॉर ऑल, अडल्ट मीन्स द पीपल हु आर ऑफ 18 और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, दे आर कॉल्ड अडल्ट। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। इट मीन्स इंडिया में जितने भी अडल्ट थे उन सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट्स यहाँ इंडिया के अंदर दिया गया। और जो एस्पिरेशंस थी उनको पूरा किया गया। अब जो नेक्स्ट थिंग जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें पता है कि इंडिया में जब से इंडिया को फ्रीडम मिली है यहाँ पर डेमोक्रेसी, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी। यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल है वो सुप्रीम पावर माने जाते हैं। सुप्रीम पावर किसको मानते हैं, पीपल को। पीपल आर सुप्रीम पावर इन डेमोक्रेसी। इसी वजह से क्या है, जो भी गवर्नमेंट है या जो अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी होने की वजह से जो भी गवर्नमेंट है या जितने भी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, दे नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स, ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स।
किस वजह से? मैंने अभी बताया, जो गवर्नमेंट है या जो अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? सिटीजन्स का ट्रस्ट होना चाहिए। अगर सिटीजन्स को यानी कि पीपल को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो क्या होगा? वो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं चल पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या माना जाता है? पीपल गवर्नमेंट, पीपल इक्वल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को पीपल का सपोर्ट है, इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं पीपल, तो ही गवर्नमेंट आगे चल पाएगी। अगर पीपल ही सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। इसी वजह से क्या है? पीपल आर कंसिडर्ड सुप्रीम पावर इन द डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ वी गिव आवर अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। जैसे कि हम जो सिटीजन्स हैं, जैसे कि मैं अडल्ट हूँ, आप सभी के पेरेंट्स जो हैं वो भी वोट डालते हैं, आपके रिलेटिव्स वगैरह वोट डालते हैं। मीन्स द पर्सन्स हु आर 18 और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, दे हैव राइट टू वोट, वो सभी वोट डालते हैं। तो हम सभी जो गवर्नमेंट है उसको अपना अप्रूवल कैसे देते हैं? अप्रूवल वी कैन से कंसेंट। हम कंसेंट कैसे देते हैं? अपनी सहमति हम उन चीज़ों को कैसे देते हैं? मान लो जो पार्लियामेंट है उसके इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के लिए जो बिल्डिंग है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर हम सभी तो नहीं जाते एक साथ। क्या हम वहाँ पर पूरी कंट्री से जितने भी सिटीजन वहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं अपना अप्रूवल देने के लिए? तो हम कैसे फिर अपना अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को? इट इज़ पॉसिबल थ्रू इलेक्शंस, थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस में होता क्या है? हम सभी जिनको राइट टू वोट है वो पर्सन क्या करते हैं? हम अपनी मर्जी से जिस भी पार्टी को हम लाइक करते हैं उस पार्टी के लिए हम वोट अपनी डालते हैं। ओके, और वहाँ पर जैसे बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, उन पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी जो मेजोरिटी में वोट हासिल करती है, कोई भी एक पार्टी जो मेजोरिटी में रहती है, वो क्या है? अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है आगे चल के। बाई चांस अगर कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन करने के एबल नहीं है तो उस टाइम पे क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो इकट्ठा होती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। वी कैन से दैट if any situation one single party is not able to gain spot or to gain majority, then two or more than two parties come together and make the government. It is called coalition government. तो हम अपना अप्रूवल कैसे देते हैं गवर्नमेंट को? विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते लीडर्स, हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और हम उनको इलेक्ट करके आगे भेजते हैं और वो फिर हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से जो अप्रूवल है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी साइड से क्या है? आगे भेजते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो वे है वो फॉलो किया जाता है। अभी आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये ईवीएम की पिक्चर है। कुछ इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखी हुई हैं और ये पर्सन इनको पढ़ रहा है। हमारे इंडिया में अब जब भी इलेक्शन होता है तो ऐसी जो ईवीएम मशीन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके थ्रू क्या है? इस पे जो बटन्स होते हैं उनको ऐसे दबाया जाता है और फिर वोट डाली जाती है। इस पे कुछ पार्टीज के सिंबल होते हैं सामने, जिसको भी हमें वोट देनी होती है उसको दबाते हैं। आप सभी के पेरेंट्स वोट डालते हैं, आप उनसे इस बारे में कंसल्ट कर सकते हो। इसमें मेनली क्या बताया है कि इंडिया के अंदर 2004 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें पहली बार इंडिया के अंदर ईवीएम का यूज़ किया गया था। इससे पहले क्या होता था फिर? क्या उससे पहले वोट ही नहीं डलती थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वोट तो डलती थी। तो उससे पहले एक बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर, अ पीस ऑफ पेपर। पहले जैसे वोट डालने जाते थे एक पीस ऑफ पेपर देते थे, उसके ऊपर पार्टी का नेम वगैरह लिख के और फिर इसको डालते थे, ऐसे वोट डलती थी। लेकिन इसमें एक डाटा भी गिवन है, इसमें क्या बताया है? इससे जब भी इलेक्शन होते थे 1,50,000 जो ट्रीज़ हैं उनको काटा जाता था और उससे 8,000 टन्स जो पेपर है वो बनाया जाता था और उस पेपर से ये बैलेट पेपर्स बनते थे जिनके ऊपर नेम वगैरह लिख के फिर वोट डालते थे। तो क्या है,
जो ट्रीज़ हैं उनको सेव करने के लिए जो ईवीएम मशीन है वो बनाई गई है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. I hope the topic is clear to you. Rest of the part we will discuss in next lecture. Thank you.